मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है होशियार बालक के अंदर। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की प्रैक्टिस सेट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आदर्शवाद के अनुसार विचार वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये सी ऑप्शन रहेगा। सही विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवाद का रूप नहीं है? तो विषयगत जो यथार्थवाद है वो यथार्थवाद का रूप नहीं है। बालक परम ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है का दृष्टिकोण है। किसका दृष्टिकोण है? ये आदर्शवाद का दृष्टिकोण है। डैश है ये प्रेरणा अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्था तक पहुंचने और व्यक्तित्व लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करते हैं। तो भावनात्मक प्रेरणाएं। तो हमें यहाँ पे बताना है इनमें से कौन से उदाहरण है जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक लेने के लिए परिश्रम करके उसे माता पिता ने उसे 90% से ऊपर अंक लाने के लिए घड़ी दिलाने का वादा किया है। नहीं। रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे फिर से टीवी देखने देंगे। ये भी नहीं। रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर वह अपना नाम ऊपर लाकर अध्यापक की प्रशंसा पाना चाहती है। ये भी नहीं। अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत की तलाश करा क्योंकि ये नई जानकारी लेने में वह रुचि रखता है। यहाँ पे रुचि की बात हो रही है और जो रुचि होती है वो आंतरिक प्रेरणा होती है। तो इसी वजह से ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है? तो इसका आंसर रहेगा बी, लेव वाइगॉत्स्की। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित सक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ठीक है, तो संरक्षण, कक्षा समावेशन इसका आंसर रहेगा। एक बिल्ली को देखने के बाद एक बच्चा कहता है वह कुत्ता है क्योंकि बच्चा अधिगम करता है कुत्ते के 4 पैर होते हैं। यह विचार किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा बी, आत्मसात्करण। विद्यालयों में छात्रों के पठन पुस्तकों को याद करने, पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने और समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कथन है। और अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक, क्योंकि अधिगम का जो स्वरूप होता है वो क्रियाशील और सामाजिक होता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि क्या इनमें से हमें सही विकल्प का चूज करना है, कौन सा विकल्प सही है और कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन रहेगा ए, दोनों ही सही है और जो स्टेटमेंट है वो रीजन की सही व्याख्या कर रहा है। बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमत्ता क्या है? क्षमताओं का एक समूह है। निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति के अपने वातावरण के अनुकूल होने की क्षमता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति के अपने वातावरण के अनुकूल होने की क्षमता के रूप में जाना जाता है। तो ये है बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता को माना जाता है। बुद्धिमत्ता उन मानसिक क्षमताओं का समावेशन है जो डैश के लिए आवश्यक है। ठीक है, बुद्धिमत्ता किन क्षमताओं का समावेशन है? तो बुद्धिमत्ता अनुकूलन, आकार देने और चयन करने के लिए आवश्यक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्या को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा डी, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। वांछनीय व्यवहार की घटना के बाद शिक्षक बच्चों को बहुत अच्छा कहता है, उसने प्रयोग किया। अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है और हम उसकी बात कर रहे हैं बहुत अच्छा, तो ये द्वितीय पुनर्बलन का कार्य करता है। ग्रेगे के अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम एक प्रकार नहीं है? ठीक है, कौन से अधिगम का एक प्रकार नहीं है? तो इसका आएगा उचित पूर्वापेक्षाएं। ठीक है, उचित पूर्वापेक्षाएं। निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के आंकलन हेतु उपयुक्त है? कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी? तो इसका आंसर रहेगा बी, बच्चों के संप्रत्य प्रगति का नियमित प्रलेखीकरण। ठीक है, बच्चे कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्या उनकी प्रगति है, उसका प्रलेखीकरण जो है, नियमित जांच करना ही क्या है, अधिगम के लिए, आंकलन के लिए उपयुक्त है।
मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा डी, अधिगमकर्ता को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। ठीक है, आंकलन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें उनके अंदर डर पैदा करना, उनको शर्मिंदा करना कि तुम्हारे नंबर कम आए, तुम्हारे नंबर ज़्यादा है, बल्कि ये जानना कि कहाँ वो गलतियाँ कर रहा है और उसकी उन तरीकों को खोजना कि वहाँ वो सीखने में जो भी है उसकी मदद हम कर सकते हैं, उस फील्ड को फाइंड आउट करना मूल्यांकन का उद्देश्य है। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है? तो इसका आंसर रहेगा सी, 90 से 109। MPPI परीक्षण का प्रयोग निम्न में से किस मापन में किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ए, व्यक्तिगत मापन के अंदर MPPI। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दृश्य तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा सी, मूल सक्रियात्मक स्थिति के अंदर। ठीक है, मूल सक्रियात्मक स्थिति के अंदर, चरण के अंदर बच्चे जो हैं जो भी उनके अंदर से क्रियाएं हैं उनको एक दिशा में तार्किक क्रम में सोचना शुरू कर देते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूल की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? इसका आंसर रहेगा सी, समावेशन और समायोजन दोनों ही। बच्चे के शारीरिक वृद्धि और विकास में प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसका आंसर रहेगा डी, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों। यदि किसी बच्चे की लिखावट खराब है, आत्मविश्वास की कमी है, भाषा की समस्या है, तो बच्चे की डैश हो सकती है, बच्चे के अंदर क्या हो सकता है? तो दोषपूर्ण अभिव्यक्ति हो सकती है। उज्ज्वल छात्र धीमी गति से सीखने वालों से बेहतर सीखते हैं क्योंकि मानसिक अनुशासन सिद्धांत ऐसा बताता है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है, हमें बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, अगर हम इन सभी ऑप्शंस को देखें तो इसका आंसर रहेगा ए, दोनों ही सही है, लेकिन जो रीज़न है वो स्टेटमेंट का सही कारण नहीं है। सीखना व्यवहार में एक संशोधन है जो अपेक्षाकृत है। अपेक्षाकृत क्या होता है? तो स्थायी होता है। पाठ्य वैकल्पियों से जूझने वाले विद्यार्थियों में और गुणज वैकल्पियों से जूझने वाले विद्यार्थियों में डैश के सापेक्ष रूप से चुनौती महसूस करते हैं। तो कौन से कैसे चुनौती महसूस करते हैं? वाचन और लिखने और अंकों के हेरफेर में। जिन बच्चों को पाठ्य वैकल्प से प्रॉब्लम होती है वो तो क्या उन्हें लिखने और बोलने में प्रॉब्लम होती है, और जिन्हें गुणज वैकल्प यानी मल्टीप्लाई करने के अंदर प्रॉब्लम होती है उनको अंकों के हेरफेर में चुनौती महसूस होगी। 27 दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ये, जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके अपनाने चाहिए। ठीक है, जो बच्चे जिनकी दृष्टि कमजोर है तो उनके लिए हम मौखिक तरीकों से उन्हें पढ़ा सकते हैं। प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती है? स्कूल और मुद्रक संचार, सामाजिक संचार और कानून, परिवार या और आस पड़ोस वो है सामाजिक नीति। तो इसका आंसर रहेगा हमारा परिवार और पास पड़ोस। जेंडर क्या होता है? ठीक है, तो जेंडर सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट है, सन 2000 के संशोधन के बाद गार्डनर ने बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांतों में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को जोड़ा था? किस तरह उसने उसका जो बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत था उसमें एक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत को जोड़ा था, तो वो कौन सा सिद्धांत था? तो वो था अस्तित्ववादी बुद्धिमत्ता का सिद्धांत। ठीक है, अस्तित्ववादी बुद्धिमत्ता का सिद्धांत। तो हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए, हमारे जो प्रैक्टिस सेट सेकंड है, बाकी हम क्वेश्चन नेक्स्ट सेट के अंदर करेंगे। थैंक यू।